नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। देश पर कोरोना के बाद से ही अब H3N2 वायरस कहर बरपा रहा है। इस वायरस से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर क्या है H3N2 वायरस, इसके लक्षण क्या हैं, इससे कैसे आप बच सकते हैं, इस खास पेशकश में जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। एक्सपर्ट से जानेंगे कि H3N2 से कैसे सुरक्षित रहें। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस डरा रहा है। हरियाणा और कर्नाटक में इस वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के 90 मामले सामने आए हैं और इसके साथ H1N1 के भी 8 मामले सामने आ चुके हैं। देश में H3N2 के मामले बढ़ने लगे हैं और ये वायरस मौतों की वजह भी बन रहा है। H3N2 वायरस आखिर क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। भारत में अब कोरोना के बाद H3N2 वायरस जो है वो अपना प्रकोप ढाता जा रहा है और अभी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसके चलते जो हैं वो 2 मौतें सामने आई हैं। पहली जो मौत है वो हरियाणा से है और दूसरी मौत जो है वो कर्नाटका से बताई जा रही है। अगर H3N2 की बात की जाए तो इसके 90 से ज्यादा मामले हैं और अगर वहीं H1N1 की बात की जाए तो इसके 8 मामले सामने आए। तो भारत में अभी ये 2 तरह के जो वायरस है ये पता लगाया गया है कि इस तरीके के वायरस है और इसमें लक्षण जो है वो 15-15 दिनों तक लोगों की जो है खांसी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। और अब कोरोना के बाद ये देखने को मिल रहा है कि H3N2 का भी जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये 2 मौतें सामने आई हैं और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 मौतें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं डरा रही हैं और चिंता का विषय बनती जा रही है। इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है H3N2। सीजनल वायरस है H3N2। संक्रामक रेस्पिरेटरी वायरस है H3N2। H3N2 के लक्षण सीजनल कोल्ड की तरह होते हैं। इसमें मरीजों को खांसी, नाक बहना या बंद होना, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, ठंड लगना, थकान, सांस फूलना, दस्त, उल्टी होती है। ये वायरस काफी संक्रामक है और खांसने छींकने से फैलता है। इससे बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं H3N2 से सुरक्षा के लिए किस तरह की एहतियात बरतते हैं। हाइजीन का ध्यान रखें। साबुन से हाथ धोते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। मास्क का उपयोग करें। पर्याप्त तरल का सेवन करें। देश में H3N2 कहर बरपा रहा है, लेकिन इससे डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। बुजुर्गों और बच्चों को और भी सतर्क रहना होगा। पर्याप्त तरल का सेवन और हाइजीन से इस वायरस से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए विस्तार से इस H3N2 वायरस को लेकर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नीलम है, चिकित्सक है दिल्ली से, डॉक्टर राकेश गुप्ता, चिकित्सक रायपुर, और डॉक्टर अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कार्डियो स्पेशलिस्ट हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत करती हूं मैं न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहले डॉक्टर नीलम, आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी। H3N2 वायरस एक आम नागरिक की नजर में एक सिंपल वायरस हो सकता है, हालांकि सर्दी खांसी जिसके प्राथमिक लक्षण के तौर पर हमें नजर आते हैं, लेकिन आपसे हम विस्तार से समझना चाहेंगे H3N2 आखिर है क्या? H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही एक सब टाइप है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस सीजनल फ्लू करता है और ये सालों से देखा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स में जब भी सीजन चेंज होता है तो खांसी, जुकाम, बुखार ये लक्षण हो सकते हैं। ये देखा गया है कि हर साल ये कहीं ना कहीं ये वायरस में चेंजेस होते हैं और इसी वजह से हर साल नए फ्लू वायरस के हिसाब से नई वैक्सीन्स लॉन्च की जाती हैं और इन वैक्सीन से काफी हद तक इस फ्लू का प्रिवेंशन हो सकता है। इस साल जो खांसी, जुकाम, बुखार के केसेस देखे जा रहे हैं वो ज्यादातर H3N2 और H1N1 ये सब टाइप्स से रिलेटेड देखे जा रहे हैं। इनके लक्षण लगभग सिमिलर ही है, मतलब बहुत ज्यादा बुखार होना, हाथ पांव में दर्द होना, खांसी, गले में खराश, जुकाम, और ज्यादातर ये 5 से 7 दिन में लक्षण ठीक हो रहे हैं। बट कुछ लोगों में 2 से 3 हफ्ते खांसी रह सकती है। कुछ लोगों में जैसे जो बहुत बुजुर्ग है, बहुत कम उम्र के हैं या जिनको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम या जो डायलिसिस पर हैं
या कैंसर से पीड़ित हैं, उन लोगों में देखा गया है कि कॉम्प्लिकेशन और डेथ, इनकी सिवियरिटी और इंसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, जिस तरह से हम समझे हैं इस पूरी चीज को, कहीं ना कहीं लगता है कि लक्षण जरूर हो सकते हैं कि उसी तरह के हों जैसे आम खांसी बुखार में देखने को मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर नीलम, इस तरह से हम कह सकते हैं कि लक्षण जरूर इसी तरह के हैं लेकिन सावधानी से बचाव भी मुमकिन है। जी बिल्कुल, सावधानी इसकी वही है जो कोविड के टाइम में हम लोगों ने ली थी। तो मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, स्पेशली जो वल्नरेबल लोग हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और हाथ नियमित रूप से साफ करते रहें। और अगर खांसी जुकाम है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें, खुद दवाई ना लें। बिल्कुल, यानी कि मान सकते हैं कि सावधानी से इसका अगर कोशिश करें तो उसका रोकथाम भी हो सकता है, साथ ही साथ आगे ये इन्फेक्शन फैलेगा नहीं, इस बारे में भी हम कह सकते हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप राकेश जी, जिस तरह से नीलम मैम भी लगातार समझा रही थी कि सावधानी से बचाव मुमकिन है, लेकिन एज फैक्टर का क्या इसमें एक बड़ा रोल है? क्योंकि जिन लोगों की जान गई है या तो 65 वर्षीय हैं या 82 वर्षीय हैं, यानी कि जो ज्यादा बुजुर्ग हैं उनको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर नीलम ने बताया कि हाई रिस्क ग्रुप क्या है। इस प्रकार के मौसमी बुखार हम कह सकते हैं बहुत सामान्य भाषा में, जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो लोग सावधानी पूर्वक व्यवहार नहीं करते, इस प्रकार के सर्दी खांसी बुखार को सामान्य हाई रिस्क वाले ग्रुप के लोग समझते हैं। वास्तव में ये होना चाहिए कि जिनको पहले से दवाई चल रही है, अनकंट्रोल डायबिटीज के पेशेंट हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, किसी और बीमारी की दवाई चल रही है जिसके कारण इम्यूनोसप्रेसेंट प्रतिरोधक क्षमता कम की जाती है, तो ऐसे लोगों को सामान्य सर्दी खांसी बुखार को सामान्य रूप में नहीं लेना चाहिए और अपने जो इलाज कर रहे चिकित्सक है उनको तुरंत इन्फॉर्म करके दवाइयां लेनी चाहिए। इसको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है और अतिरिक्त सावधानी के बाद ही इस प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार के मरीज सामने आ रहे हैं वो एक लापरवाही बड़ा फैक्टर होता है। इस प्रकार के मरीजों में देर से डॉक्टर के पास जाना, अपनी बीमारी को सामान्य बीमारी समझना, हाई रिस्क के ग्रुप के मरीजों में ये असावधानी नहीं होना चाहिए, यह जानलेवा साबित हो सकती है। इस प्रकार के ग्रुप में के मरीजों में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है ताकि उनको ये पता रहे कि ऐसे बदलते मौसम में जब सर्दी खांसी बुखार एक आध दिन से ज्यादा है और हाई ग्रेड का फीवर आने लग रहा है तो वो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनके संपर्क में आए, दवाइयां लें। यदि डॉक्टर भर्ती होने के लिए अतिरिक्त सावधानी के तौर पर कहते हैं तो भर्ती हो। और डॉक्टर्स इस प्रकार की कंडीशन जैसे अभी देश में देखने को आ रही है तो वैक्सीन लेने की भी सलाह देते हैं। पैनिक में वैक्सीन ना लें। हाई रिस्क वाले ग्रुप को एक डेफिनेट पीरियड के बाद कहा जाता है कि आप वैक्सीन ले लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। मुझे लगता है कि सभी प्रकार की दवाइयां और वैक्सीन के बारे में अतिरिक्त गाइडलाइन अभी देश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी होगी और उसको ध्यान में रखते हुए सबको अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है। ये बदलते मौसम में जो सर्दी खांसी का प्रकोप आता है वही है, लेकिन हाई रिस्क के ग्रुप में जब ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो इस प्रकार की अप्रिय स्थिति मौत की देखने को मिलती है हाई रिस्क ग्रुप में। तो मुझे लगता है कि मीडिया में ये बहुत ठीक ढंग से बताया जा रहा है कि हमें अतिरिक्त सावधानी के रखने की जरूरत है, किसी प्रकार का पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जरूरी यही कि सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लिया जाए। हमारे साथ डॉक्टर अजय भी जुड़े हुए हैं, कार्डियो स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अजय, आपका मतलब कह सकते हैं कि जितना भी आपका वक्तव्य होगा बहुत ज्यादा जरूरी आज के सिनारियो के लिए हो जाता है, क्योंकि एक कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना इस तरह की बीमारी के बाद बहुत ज्यादा जरूरी होने लगा है, क्योंकि आजकल कब किसी को मौत कैसे आ जाती है इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये जो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं कोरोना के बाद से, जिस तरह से H3N2 की भी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या हार्ट पर भी सीधा असर डालती हैं? हाँ, देखिए, जो कोविड का है, कोरोना के बाद भी जो प्रॉब्लम्स आई थी हार्ट में वो तो थी ही,
और ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसमें भी लेस देन 10% में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। पर्टिकुलरली जो पेशेंट्स ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम्स की दवाइयाँ ले रहे हैं, उनकी अगर जो डिसीज़ एक स्टेबल फेज में है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण वो स्टेबल फेज फिर से अनस्टेबल हो सकता है, ज़्यादा सांस फूलने लगती है और कई बार हार्ट की मांसपेशियों में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसे हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, मतलब हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आना, जो किसी भी वायरस के साथ कॉमन है और इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ भी हो सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो हर कोई कोविड से गुजर चुका है, कोविड प्रोटोकॉल जानता है क्या होता है, उन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना इस इन्फ्लुएंजा वायरस से काफ़ी कम हो जाती है। हाँ, अगर आप बैठे हैं और एक वर्ड हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड टैकीकार्डिया, मतलब आपकी हार्ट बीट जरूरत से ज़्यादा तेज चल रही है, तो और आपको ये डायग्नोज हुआ है कि आपको एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो आपको जरूर हॉस्पिटलाइज होना चाहिए और आगे अपनी जांच हार्ट के लिहाज से करानी चाहिए कि कोई हार्ट में मायोकार्डाइटिस या हार्ट का कोई दूसरा इन्वॉल्वमेंट इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण तो नहीं हो रहा है। निश्चित ही इस पहलू को भी हम समझेंगे और इस बीच एक और बड़ी बात डॉक्टर नीलम की ओर में रुक करना चाहूंगी। मैम, लगातार जैसे ही कोविड सामने आया और इसका इलाज करना जैसे ही लोग घर में खुद से ही सीख गए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घातक स्थिति भी कह सकते हैं, क्योंकि लोग फिर डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझते हैं। कोविड के दौरान हमने इम्यूनिटी सिस्टम की भी बहुत ज्यादा चर्चा की, इस पर मैं विस्तार से आपसे जानकारी चाहूंगी कि क्या ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर ऐसे हुए जिसके चलते ये छोटे छोटे वायरस भी और ज्यादा घातक रूप ले रहे हैं और हम पर इतना ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। कोविड से पहले तक इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ये सीजनल वायरसेस हमारी बॉडी में इतनी घातक बीमारियां और लंबे टाइम तक जो रहती हैं प्रॉब्लम्स उनको कर सकते हैं। पर ये देखा गया है कि कोविड के बाद स्पेशली हम ये भी देख रहे हैं कि कोविड से ठीक होने के कई महीने या साल के बाद भी कुछ ना कुछ रेजिडुअल सिम्टम्स रहते हैं। तो ये शायद इस वजह से है कि बॉडी की इम्यूनिटी जो है एक तरह से बदल गई है। जो यूजुअल वायरसेस होते हैं इन्फ्लुएंजा के, तो बॉडी ज्यादातर 5 से 7 दिन में एडिक्वेट रिस्पॉन्स से वायरस को बॉडी से निकालने में सक्षम होती है और जो है मरीज ठीक फील करने लगता है। पर आजकल जो हम केसेस देख रहे हैं उसमें बुखार ठीक होने के बाद भी खांसी, वीकनेस, टायर्डनेस, लेथार्जी, मतलब ये सारे लक्षण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो शायद अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसकी रिकवरी भी हमें डिलेड देखने को मिल सकती है। पर अगेन जो लोग हाई रिस्क है उनको ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो जैसे ही उनमें कुछ लक्षण हो तो उन्हें तुरंत रेगुलर अपने जो फिजिशियन है, चिकित्सक है, उनके ट्रीटमेंट को सीख करना चाहिए रादर देन घर में ही देसी इलाज करने। ठीक है, कुल मिला के डॉक्टर नीलम यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर राकेश लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, अब सावधानियों को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, खासतौर पर बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी बताइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हम बच्चों को लेकर ही कंसर्न होते हैं। एक पल को माता पिता जरूर बीमारी झेल जाए, लेकिन बच्चों पर अगर कोई भी मुसीबत आती है तो बहुत ज्यादा कंसर्न उनके हेल्थ को लेकर होता है। डॉक्टर राकेश, देखिए अवंतिका, 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं जो एकदम हाई कंसर्न वाले होते हैं। एक तो बच्चे, दूसरे बुजुर्ग 60 या 65 साल की उम्र से ज्यादा, या फिर हाई रिस्क ग्रुप। इस प्रकार के ग्रुप में हम कह सकते हैं कि जिनको पहले से बीमारी है, बच्चे को जिसमें डायबिटीज है या दूसरी बीमारियों का इलाज चल रहा है, या ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर ऐसे मरीज जिनको इस प्रकार की बीमारियों के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहा है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ऑर्गन एक्सेप्टेंस के लिए कम की जाती है, इसके लिए कुछ विशेष प्रकार की दवाइयां दी जाती है। तो जब इस प्रकार के बच्चे, बुजुर्ग और हाई रिस्क वाले मरीज
इनको इस प्रकार के सर्दी खांसी बुखार और साथ में बुखार हाई डिग्री का हो गया है, अनकंट्रोल डायबिटीज है और दूसरे बीमारियां पहले से थी, तो इसके लिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, तुरंत दवाई के बारे में पूछें, उनसे कहे हुए परीक्षण करवाएं और बेहतर होगा यदि आपको डॉक्टर हॉस्पिटलाइज होने की सलाह दे रहे हैं तो आप अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए अस्पताल में भर्ती हो ताकि आपकी 24 घंटे निगरानी की जा सके और जरूरत पड़ने पर दवा में फेरबदल किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जाती है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो बाजार में उपलब्ध होगी, उसकी गाइडलाइन भी उपलब्ध हो जाएगी। जो दवाइयां अतिरिक्त सावधानी के लिए दी जाती है वो भी उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम इस प्रकार की वैक्सीन और दवाइयों को अपने घर में स्टोर न करें, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर डॉक्टर के परामर्श के न लें। ये भी एक अतिरिक्त सावधानी है क्योंकि इससे बाजार में दवाइयों की कमी होने की आशंका रहती है और लोग पैनिक में आकर दवाइयां खरीदते हैं। बेसिकली ये एक गलत ट्रेंड है, इससे हमको बचना होगा। अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि हम ये समझते हैं कि हमको यदि निश्चित तौर पर जिस तरह से आप डॉक्टर राकेश जिक्र करें इसी और मुझे लगता है उनका इशारा कि डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर अजय लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, हम लगातार आपसे इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ना सिर्फ वायरस को लेकर कंसर्न होना ज़रूरी है बल्कि अब हार्ट प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं, रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं चाहूँगी कुछ सारे प्रिकॉशंस आपकी तरफ से कहीं ना कहीं सामने आए क्योंकि दर्शकों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार हम लोग घबरा जाते हैं इस तरह की तस्वीरें देख के जब हार्ट पर सीधे कहीं ना कहीं कोई मुसीबत आती है। डॉक्टर अजय, देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया और सारी चीजें इतनी ज्यादा एडवांस्ड और इस स्टेज पे हैं कि जरा से भी कुछ होता है तो तुरंत पता चलता है। पर्टिकुलरली जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं जो यंग जनरेशन में ज्यादा हो रही हैं। आप देखेंगे कि एक 20 या 25 साल का युवक या युवती है, सडनली उसको अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो स्थिति बड़ी दुखदायी हो जाती है क्योंकि एक जवान व्यक्ति असमय मौत के काल में चला गया। अब ये चीज़ें आप इसको प्रिवेंट काफ़ी हद तक कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो बीमारियां हैं हार्ट की उसके बारे में अवेयर रहें। आपको पता होना चाहिए कि कभी सीने में दर्द हो रहा है तो तुरंत आप किसी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं और दिखा के अपना एक ईसीजी करा लें। दूसरा, जब कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज मॉडरेशन में करें। इतना एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करें कि आपके हार्ट पे, आपके बॉडी पे अनड्यू स्ट्रेस पड़े। अगर आप मॉडरेशन में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आपको अपने हार्ट की स्थिति कुछ पता नहीं है और आप एक जोश में, आपके जिम इंस्ट्रक्टर ने बोला कि नहीं आप इस हार्ट रेट पे या इससे ज़्यादा एक्सरसाइज करें, 20 से 25 मिनट तक लगातार फास्ट आप ट्रेडमिल में वॉक करें, तो वो चीज़ें कई बार काफ़ी नुकसानदायक हो जाती हैं। तीसरा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपका खान पान जो चेंज हुआ है। आप अपने खान पान में बहुत ज़्यादा डीप फ्राई वाली चीज़ें नहीं लें, स्मोकिंग से परहेज करें, ड्रिंकिंग को मॉडरेशन में रखें, बहुत ज़्यादा ड्रिंक ना करें। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो जरूर आपका हार्ट और आपकी बॉडी मजबूत रहेगी और इस तरह की हार्ट की अचानक होने वाली परेशानियों से आप काफ़ी दूर रहेंगे। चलिए, यानी कि लाइफस्टाइल में कुछ हेल्दी चेंजेस लाने की जरूरत है। डॉक्टर नीलम भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मैम, महिलाओं के पर्सपेक्टिव को लेकर भी मैं इस पूरे विषय को समझना चाहूंगी क्योंकि नॉर्मली कह सकते हैं कि पूरे ह्यूमंस को, हर किसी को ये इन्फ्लुएंजा अफेक्ट कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए खास तौर पर कुछ ऐसे कंसर्न्स होते हैं जिसमें उन्हें हेल्दी रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आमतौर पर कुछ ऐसे भी दिन जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाता है। कैसे महिलाएं इससे सुरक्षित रह सकती हैं? ये कोविड वायरस की तरह ही इन्फ्लुएंजा वायरस के कॉम्प्लिकेशन प्रेग्नेंट लेडीज में देखने को मिले हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज को भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अगर परिवार में कोई भी और सदस्य है जिनको खांसी जुकाम है तो उनसे उचित दूरी बना के रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया है, एडिक्वेट रेस्ट लें, एक्सरसाइज मॉडरेशन में करें, एक्टिव रहें बट स्ट्रेस ना लें और बैलेंस डाइट लें, फ्लूइड्स अच्छे से लें।
ये सब चीजें भी जरूरी हैं। और लेडीज जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है जिससे उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, जैसे एनीमिया लेडीज में बहुत कॉमन होता है, तो ऐसे लेडीज को जो भी उनके डॉक्टर्स उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो लगातार लेते रहें, बैलेंस डाइट लेते रहें, तो इससे जो यूजुअल इन्फ्लुएंजा के जो ड्यूरेशन है, सिवियरिटी है, वो कंट्रोल में रहती है। ठीक है, महिलाओं के पर्सपेक्टिव से हमने समझा। डॉक्टर राकेश, आखिरी सवाल आपसे ये भी कि अगर हमें इन्फ्लुएंजा हो जाता है या हमें ऐसी कोई घातक बीमारी हो जाती है, तो हम अपने परिवार को, अपने साथ रहने वाले लोगों को इससे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि लगातार कॉन्टैक्ट डिसीजेज सामने आ रहे हैं। ऐसे कोई प्रिकॉशंस बताइए जिससे आगे ये बीमारी ना बढ़े। देखिए वंतिका, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि 100 मरीज इस प्रकार के इन्फ्लुएंजा के होंगे तो उसमें से 99 मरीज सामान्य प्रतिरोधक क्षमता से ठीक हो जाते हैं। जो 1% मरीज है उसमें अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी कि आप समय पे दवाएं लें और डॉक्टर की राय मान के आगे इलाज करें। यदि हमको इस प्रकार का सर्दी, खांसी, बुखार हो गया है तो ये सामान्य प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीज में कुछ खास लक्षण नहीं देखने में आते, लेकिन फिर भी ये बहुत फैल रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने कपड़े अलग उपयोग करें, जो रुमाल उपयोग होता है वो अलग उपयोग करें, उसको अलग धोएं, और ज्यादा होगा कि आप जो छींक आ रही है या फिर आपको खांसी आ रही है तो अतिरिक्त रुमाल चलिए, या यानी मास्क कि का कुछ उपयोग करें। सावधानियां, माफ कीजिएगा मैं रोकना चाह रही हूं आपको डॉक्टर राकेश, लेकिन समय बहुत कम है। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए डॉक्टर नीलम और डॉक्टर अजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ न्यूज 18 की भी अपील कि सुरक्षित रहें, सावधान रहें, देखते रहें न्यूज 18।